तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर की। तो उसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। ठीक है, जल्दी से पेन और पेपर निकाल लीजिए और करते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा जो आज का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जो जांच प्रक्रिया है ना वो क्या होती है। अब जांच प्रक्रिया किसकी होती है? देखिए, हमेशा कोई भी जब क्राइम होता है तो उसकी जो जांच है वो पुलिस द्वारा की जाती है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कोई जब कानून तोड़ता है या फिर कोई जुर्म जब होता है तो उसकी किस तरह से जांच स्टार्ट होती है और कैसे कैसे जांच आगे बढ़ती है और किस लेवल तक जांच जाती है और कब उस जो जांच है वो पूरी होने के बाद में कब जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठती है और कब जो जुर्म है वो साबित होता है और कब जो अपराधी है उसको सजा मिलती है। जो भी प्रक्रिया है हम सारी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय से। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं जांच की। इट मीन्स के इंक्वायरी। देखिए जांच शब्द आपराधिक कानून के तहत सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ध्यान रखना, कानून जो आपराधिक कानून है उसके अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो जांच शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह किसी भी विचारण को हल करने या संसाधित प्रोसेस करने की मुख्य कुंजी है। मतलब कोई भी विचारण है, विचारण का मतलब है दोस्तों ट्रायल। कोई भी ट्रायल है उसको प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले मुख्य कुंजी है, ठीक है, सक्सेस ऑफ की। तो हर मामला जांच के साथ अपनी कार्रवाई शुरू करता है। एक सामान्य अर्थ में जांच का अर्थ है प्रश्न पूछने और मूल्यवान जानकारी निकालने के लिए जांच करने की प्रक्रिया जो किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए परीक्षण में सहायक होती है। ठीक है, मतलब जांच क्या है? मतलब कि कोई भी जुर्म हुआ है उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड ऐसी प्रक्रिया जिससे उससे प्रश्न पूछे जा सके भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब किया था, कैसे ये ठीक था या नहीं था, जो सारी चीज़ें वहाँ पर होती है इंक्वायरी। ठीक है, इसके बाद आगे की जांच में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कुछ स्थापित कानून है। इस लेख में हम या फिर इस प्रक्रिया जो हम प्रक्रिया के जांच के प्रकार और जांच से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय हैं उन पर भी ध्यान देंगे, उनको भी देखेंगे और देखेंगे कि जांच क्या है। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया कि जांच क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो यहाँ से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए जब आप लाइक करते हैं ना, ठीक है, तो इससे कोई ये नहीं है कि हम आपका जो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा, हमारे पास में बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये है अगर आप लाइक कर रहे हैं तो हमें लगता है कि मोटिवेशन हमें मिलता है कि आप हमारे साथ हैं। ठीक है, और हम आपको एक बेहतरीन जानकारी दे पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कोई कमी लगती है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट पे दे सकते हैं। भी कमेंट अगर आप दोगे उसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा पाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे है जांच प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत जांच की प्रक्रिया। देखिए इसमें एक गरिमा बैरागी द्वारा इसको लिखा गया है। जो आर्टिकल हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन है, ये गरिमा बैरागी है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके द्वारा ये लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हम अगर किसी के ज्ञान को यहाँ पर बांट रहे हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उसका हम नाम यहाँ पर लें ताकि उनको ये लगे कि हाँ भी मेरा जो ज्ञान है, ठीक है, वो आगे तक जा रहा है। मतलब हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे भी हमने लॉ लाइफ बाय MD सर यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की है। ठीक है, तो इस तरह से हम भी उनको सराहनीय काम के लिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए समाज में जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध की जांच का पहला कदम FIR दर्ज करने से शुरू होता है। भारत में अपराधों की जांच प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदान की गई प्रक्रिया द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी जांच प्रक्रिया है सबसे पहले क्या होता है? FIR होती है। इस संहिता की धारा 2H जांच शब्द को पुलिस अधिकारी द्वारा संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए की गई सभी कार्यवाहियों के रूप में परिभाषित करती है। अपराध किसी भी जांच की शुरुआत में अपराधों की पहचान संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराधों के रूप में की जाती है और फिर अपराध की प्रकृति के अनुसार जांच आगे बढ़ती है। धारा 156 से 173 सभी चरणों और तारीखों
तरीकों को कवर करती है कि जांच कैसे होनी चाहिए, किस अपराध की जांच करने का पुलिस का अधिकार सीआरपीसी की धारा 156 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, मतलब इस लेख में हमने ये जाना है कि भैया जांच जो होती है, ठीक है, वो जो सीआरपीसी की धारा 156 से 73 तक है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग की जाती है। और किसी भी जुर्म को, कोई भी जब क्राइम होता है तो उसकी पहली प्रक्रिया एफआईआर के बाद में जांच होती है। ठीक है, और उस एफआईआर से ही पता लगाते हैं कि भाई कौन सा जुर्म हुआ है, संज्ञेय या असंज्ञेय। असंज्ञेय या असंज्ञेय क्या है वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो अपराध की जांच करने का पुलिस का अधिकार सीआरपीसी की धारा 156 में वर्णित है, ध्यान रखना। अब आमतौर पर जांच में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण होते हैं। मतलब कि चरण मतलब दोस्तों स्टेप्स होते हैं कि जांच किस तरह से होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो चरण दिए गए हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला है एफआईआर दर्ज करना। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि कोई भी अगर क्राइम हुआ है तो उसकी सबसे पहले एफआईआर होती है, मतलब कि जानकारी देना पुलिस को। दूसरा है अपहरण स्थल की जांच की जा रही है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जब एफआईआर होती है तो उसके बाद में जो अपराध जहां पर हुआ है, ठीक है, तो अपराध को बोलते हैं क्राइम सीन, आपने सुना होगा क्राइम सीन, तो वहां की जांच होती है। उसके बाद साक्ष्य एकत्रित कर संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है। तीसरा स्टेप आपने कभी सीआईडी देखा हो, ठीक है, तो वो कहते हैं दया दया कुछ गड़बड़ है, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ आता है, फिर वो मतलब कि कोई भी अगर वो होता है तो क्राइम सीन पर जाते हैं। उसके बाद दया और वो होते हैं डॉक्टर सालुंके को बुलाते हैं, ठीक है, कि जल्दी से जो भी तुम्हें सबूत मिले उसको इकट्ठे कर लो। तो अपराध स्थल पर जाते हैं और सबूतों को इकट्ठे करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी, कि जब भी जितने भी पुलिस या जितने भी लोग हैं वो जब जाते हैं तो सबके हाथों में ग्लव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनके खुद के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर ना रह जाएं, और जिसने भी वो क्राइम किया है उसी के फिंगरप्रिंट्स रहें, इसलिए आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे है कि संदिग्ध का पता लगाया जा रहा है। देखिए, ये प्रोसेसिंग चल रही है तो इसमें जितने भी वाक्य हैं वो कंटिन्यूअस में होंगे। ठीक है, क्योंकि काम चल रहे हैं, पता नहीं लगाया गया है। क्राइम सीन पर जांच की जा रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, और संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब एक्यूज्ड, ध्यान रखना। ठीक है, जो अभियुक्त बनेगा उसका पता लगाया जा रहा है, कौन हो सकता है। उसके बाद में आरोप पत्र दाखिल करना। भाई आरोप क्या है, किसके ऊपर आरोप है, जिस भाई जो मिला नहीं है उसके लिए आरोप लिखा जाता है उसने ये कांड किया है। उसके बाद अगर निर्दोष पाया गया तो उसको बरी कर दिया जाता है। अगर पुलिस ने एक्यूज देख लिया उनके भी ये हो सकते हैं, वही शक के बिना पर गवाह करते हैं ना, हाँ भाई जैसे किसी घर में हो गया, उनके घर में पूछे कौन कौन है, अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी, हाँ हाँ सर उसकी दुश्मनी थी, उसने 2 दिन पहले मारने की धमकी दी थी, उठा लेते हैं उसी को। ठीक है, उठा लिया। अब उससे पूछेंगे, ध्यान रखना इस पॉइंट पे चल रहे हैं, उससे पूछेंगे, जांच करेंगे, अगर लगता है कि हाँ भाई ये इसमें शामिल है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और लगता है कि नहीं नहीं ये शामिल नहीं है, ये किसी और का काम है, तो उसको बरी कर दिया जाता है। उसके बाद दोषी पाए जाने पर सजा दी जाती है। अब दोषी पाया जाता है तो तुरंत उसको सजा होती है, तुरंत नहीं होती, सीधा रेफर कर दिया जाता है कोर्ट को, क्योंकि सजा देने का काम कोर्ट का होता है, पुलिस का नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो यह सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई जांच की मूल प्रक्रिया है। इसके अलावा यदि किया गया अपराध गैर संज्ञेय अपराध है तो जांच प्रक्रिया में कुछ अलग अलग चरण शामिल होते हैं। जांच प्रक्रिया की बेहतर समझ के लिए हमें शुरुआत में विभिन्न प्रकार के अपराधों को समझने की आवश्यकता है, जिसके बाद हम जांच के उपयुक्त चरणों का गहन अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब अपराध ना मोस्टली 2 तरह के होते हैं, संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध। ठीक है, अब गैर संज्ञेय जो अपराध होते हैं तो वो गैर संज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि वो उनकी जांच अलग होती है और संज्ञेय अपराध की जांच अलग होती है। ठीक है, अब गैर संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध, संगीन अपराध और नॉर्मल अपराध, वो सबके लिए हमने जो पहला क्वेश्चन है अभी जो कराया था उसको आप पढ़ लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए जमानती अपराध वाला जो क्वेश्चन है हमने वो कराया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो घिनौने अपराध होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, चलिए जांच के प्रकार देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत 6 प्रकार की जांच है। मतलब कि जांच जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है 6 प्रकार की होती है। अभी जैसे हमने आपको बताया कि आपके नॉलेज में कि इस तरह से जांच होती है, जो सीआईडी दिखाते हैं, वो जो सोनी टीवी पे आता है प्रोग्राम सीआईडी,
वो दिखाते हैं तो वो तो एक ही तरह की जांच दिखाते हैं ना, लेकिन नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर आपको 6 तरह की जांच बताने वाले हैं जो कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है 6 प्रकार की जांच, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, तो जांच के प्रकार का मतलब है 6 प्रकार। सबसे पहला है न्यायिक जांच। देखिए, ये जांच सार्वजनिक चिंता से संबंधित एक मामले में की जाती है, जो सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ठीक है, न्यायिक जांच सार्वजनिक चिंता से संबंधित किसी भी मामले में की जाती है और जो सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश है, मतलब कि जो जज है, वो इस जांच को अंजाम देते हैं। ठीक है, आगे है गैर न्यायिक जांच। देखिए, दूसरा पॉइंट है गैर न्यायिक जांच। ध्यान रखना, ये एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। गैर न्यायिक जांच का मतलब, एक गैर न्यायिक जांच को प्रशासनिक जांच के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी जांच जो कानून के प्रवर्तन एनफोर्समेंट के उद्देश्य से नहीं है। ठीक है, मतलब कि प्रशासनिक जांच होती है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये जांच की जाती है। चलिए मैं बताता हूँ कौन सी जांच है। आपने एक वो देखा हो, आपने एक मूवी है साउथ की, ठीक है, मूवी है वो मैडम ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो उसमें जो औरत रहती है, मतलब कि जो हीरोइन है उसमें एक औरत है और वो एक प्रिंसिपल का रोल निभाती है। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल का रोल निभाती है तो जो स्कूल वाले हैं उसके खिलाफ वो कर देते हैं कि ये तो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, तो फिर एक प्रशासनिक अधिकारी आता है शिक्षा विभाग से और वो जांच करता है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, देखिए कि जैसे कोरोना हो रहा है, ठीक है, कोरोना का सर्वे चल रहा है, कोरोना हुआ था, ठीक है, कोरोना का सर्वे चल रहा था, या फिर डेंगू होता है, इनके सर्वे होते हैं, तो ये जांच होती है जो अधिकारी द्वारा होती है। बोल दिया जाता है डीएम से, बोल दिया जाता है, जब भी डीएम से बोला जाता है अपने राज्य की रिपोर्ट लेकर के हमें बताओ कितने अभी इस समय पर कोरोना मरीज है, डेंगू का मरीज है, वो सब, तो वो गैर न्यायिक जांच में ही आती है। ठीक है, इनका जो मतलब होता है वो कानून के प्रवर्तन से नहीं होता है, ध्यान रखना, उनका जांच करना होता है। आगे है, 2 तरह की जांचें हो गई। तीसरी तरह की जांच है दोस्तों प्रारंभिक जांच। देखिए, प्रारंभिक जांच विचारण से पहले की जांच है, मतलब ट्रायल जो होता है उससे पहले की जांच है, और अपराध की आपराधिक प्रकृति को इंगित करने के उद्देश्य से या इस प्रकार से की, इस कारण से की जाती है कि विचारण शुरू होना चाहिए या नहीं। मतलब जब कोई भी क्राइम होता है तो वो ट्रायल उसका होना चाहिए, विचारण, ट्रायल। ठीक है, ट्रायल मतलब ये जो केस है वो जब कोर्ट में जाएगा तो किस तरह की चीजें होंगी, ठीक है, या फिर होनी चाहिए या नहीं, इस तरह से की जाती है। दूसरा है वो, सॉरी, चौथा पॉइंट है दोस्तों स्थानीय जांच। देखिए, सीआरपीसी की धारा 148 स्थानीय जांच से संबंधित है, जिसमें यह परिभाषित किया गया है कि मजिस्ट्रेट स्थानीय जांच करने के लिए किसी भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है। ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट जो है अधीनस्थ, मतलब मजिस्ट्रेट जो डीएम है वो एसडीएम को नियुक्त कर सकता है, और मजिस्ट्रेट जांच के लिए और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन के लिए निर्देश भी दे सकता है। मतलब जांच कैसे कैसे करनी है भाई, डीएम होता है, डीएम से नीचे होता है एसडीएम, तो मजिस्ट्रेट एसडीएम से कहेगा इस तरह की ये चल रही है घटना, इसकी जांच करो, तुम कैसे कैसे करनी है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ गया स्थानीय जांच। आगे है अपराध के अलावा अन्य मामलों की जांच। देखिए, इनमें ऐसी जांच शामिल है जो अपराध के अलावा अन्य मामलों पर आधारित है। इसमें सामान्य जांच या कोई अन्य जांच शामिल है जिसमें विशेष अपराध शामिल नहीं। ठीक है दोस्तों, मतलब इनमें कोई विशेष अपराध शामिल नहीं है, लेकिन ये जांच होती है। जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है, तो अब रामनवमी आने वाली है, हर जगह जगह पर मेले लगेंगे, वो लगेंगे, तो अब यहाँ पर एक जांच होगी कि जहाँ पर मेले लगने वाले हैं या फिर जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पर की जांच होगी। देखेंगे अभी कोई आपराधिक घटना तो नहीं होने वाली है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं चल रही है वहाँ पर जो उसके लिए गलत हो, ये सारी जाँचें, ठीक है, ये इसमें आती हैं अपराध के अलावा अन्य मामलों में। ठीक है, चलिए आगे जाँच और अन्वेषण। देखिए दोस्तों, जांच और अन्वेषण 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, इंक्वायरी, ठीक है दोस्तों, जांच, इंक्वायरी और अन्वेषण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले जांच के बारे में आपको पता चलेगा, जांच के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि अन्वेषण क्या है। ठीक है, चलिए तो जांच और अन्वेषण में अंतर देखिए, यहां पर हम देखेंगे पहले कॉलम में आधार
उसके बाद जांच और अन्वेषण, दोनों में अंतर करेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है दोस्तों, शॉर्ट में भी आ जाता है आपको 10 नंबर में भी, और आपको 4 नंबर में भी आ जाता है। यहाँ पर वो क्वेश्चन रख सकते हैं, जांच किसे कहते हैं और अन्वेषण, या फिर केवल अन्वेषण लिखा आ सकता है कि बोलेंगे अन्वेषण को परिभाषित कीजिए, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है, जांच और अन्वेषण के मध्य अंतर स्थापित कीजिए, या फिर उनके बीच में अंतर बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहला है मतलब कि अर्थ के आधार पर देखिए, जांच विचारण से पहले और अन्वेषण चरण के बाद होती है। यह कुछ भी है जो किए गए अपराध की प्रकृति या घटना में शामिल लोगों का पता लगाती है, ये हो गई जांच। अब अन्वेषण पुलिस के माध्यम से किसी विशेष मामले में तथ्यों का पता लगाने, सबूत एकत्र करने के लिए किया जाता है, की प्रक्रिया है। अब देखो दोनों में एक महीन सा अंतर है, लेकिन इंपॉर्टेंट। देखिए जांच जो होती है, ठीक है, वो हर तरह किसी भी उस पर हो सकती है, इस स्तर पर हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो विचारण है ना, ठीक है, उससे पहले जांच होती है, और अन्वेषण चरण जो होता है वो उससे भी पहले होता है। अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों कि जब कोई भी क्राइम हुआ, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने देखी, उनको क्राइम सीन को देखा, ठीक है। देखिए अब एक आधार मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जब क्राइम सीन पर पुलिस कोई भी जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि क्या क्या हुआ। भाई गोली चली, इस खिड़की से गोली चली, खिड़की में छेद है, ठीक है, वहां पर ये सबूत मिले, ठीक है, और यहां पर ये लोग होते, इतना हो गया उसका अन्वेषण। अब जांच क्या है कि जो खिड़की में जो छेद हुआ है, क्या गोली उसी में से चली है या नहीं चली है, जो सबूत मिले हैं वो सही है या नहीं है, ये सब जांच होती है। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा है उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य यह पहचानना है कि अपराध आपराधिक प्रकृति का था या नहीं। मतलब जांच में यह पता लगा जाएगा कि भैया देखिए अब क्राइम तो हो गया, ठीक है, क्राइम तो हो गया, मतलब कोई व्यक्ति है उसके सर पे डंडा मार दिया, तो ये तो अन्वेषण हो गया, अन्वेषण ने बता दिया कि डंडा मार दिया। अब जांच ये बताएगी कि भैया जो डंडा है वो जानबूझकर मारा है या अनजाने में मारा है, या फिर उसको लग गया है, मारने के पीछे उसका क्या मकसद था, ये सब जांच में आएगा। दूसरा, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष मामले में सबूत एकत्र करना है ताकि सच्ची घटना का पता लगाया जा सके। ठीक है, यहां पर तो केवल इतना पता चलेगा कि उसके सर में डंडा लगा है, डंडा भी है, जिसके सर में लगा है उसका सर भी है और खून भी है, और जिसने मारा उसका भी पता चलेगा। अब यहां पर यह पता चलेगा जांच से कि वो डंडा जो मारा है वो सही में उसी ने मारा है, किस उद्देश्य से मारा है, उसको मौत के घाट उतारना था या गलती से लग गया, जो भी है ये जांच का पता करें, ये उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहां पर जान रहे हैं। उसके बाद घटना का तरीका। जांच न्यायिक और गैर न्यायिक दोनों तरीकों से हो सकती है, सही बात है। अन्वेषण केवल गैर न्यायिक रूप से ही हो सकता है, मतलब कि यहां पर जज कभी भी आकर के ये नहीं देखता कि मतलब इस क्राइम सीन पर थोड़ी ना जाता है जज, वो तो पुलिस जाती है ना, तो पुलिस जांच करेगी। अन्वेषण जो है वो केवल और केवल पुलिस द्वारा ही होता है, यहां पर कोई भी अधिकारी या कोई नहीं उसको करता है। ठीक है, चलिए आगे है कानूनी स्थिति। देखिए जांच दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 2G के तहत परिभाषित की गई है। अन्वेषण को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 2H के तहत परिभाषित किया गया है। यह अन्वेषण के बाद और विचारण से पहले का कोई भी चरण हो सकता है, यह हर मामले का सबसे पहला चरण होता है। ठीक है, तो अन्वेषण और जांच पता चलेगा। अब चलते हैं जांच और अन्वेषण के बीच में नहीं ये तो हो गया शायद, ये ऊपर से नीचे आ गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको यहां पर हम कट कर देते हैं, आगे बढ़े। अब है दोस्तों कि देखिए जांच जो अन्वेषण जो है वो ये पता नहीं लगाता किस अपराध किस प्रकृति का है, कौन सा अपराध है, संगीन अपराध है, गैर संगीन अपराध है, लेकिन जांच पता लगाती है। तो इन जो हमारी अन्वेषण है उसको तो वहीं छोड़ दो, ठीक है, उसने ये पता लगा दिया बस कि हाँ भाई क्राइम हुआ है और ये सबूत है। अब चलते हैं कि अब ये हम पता लगाएंगे कि जो क्राइम है वो कैसा हुआ है, ये और असंगीन अपराध क्या होते हैं वो हम जानेंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो यही पता लगाती है। देखिए भारत में अपराधों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध। यह भेद अपराध की गंभीरता के आधार पर किया जाता है। संज्ञेय अपराध के
अब संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिनमें पुलिस किसी संदिग्ध को बिना गिरफ्तारी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ये गंभीर प्रकार के अपराध हैं जिनमें जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के तहत 3 साल से अधिक की सजा होती है। दहेज, हत्या, बलात्कार आदि ऐसे अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2C के तहत परिभाषित किया गया है। मतलब कि जो गंभीर है ना, वो ये है, दहेज, हत्या, बलात्कार, ये गंभीर मामले हैं। ठीक है, अब ये तो पता लगते हैं कब, जब जांच होती है। तो ये सीआरपीसी की जो 2C के अकॉर्डिंग ये परिभाषित किए गए हैं। ये समाज के खिलाफ यानी बड़े पैमाने पर जनता के खिलाफ की गई गलतियां हैं, जबकि गैर संज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं जिनके लिए जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के साथ 3 साल से कम की सजा होती है। तो इस प्रकार के अपराधों में गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि मानहानि, मारपीट और मारपीट जैसे अपराध इस श्रेणी में आते हैं। इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2I में परिभाषित किया गया है। यदि किसी मामले में संज्ञेय और गैर संज्ञेय दोनों अपराध शामिल हैं तो उस मामले को संज्ञेय अपराध माना जाता है। ध्यान रखना कि अगर देखिए खतरनाक वाले जो केस हैं, मतलब खतरनाक वाले जो केस हैं उसमें तो समझ लो कि 3 साल से ऊपर की सजा होनी। अब उससे नीचे की जो सजा है तो भैया समझ लो कि वो गैर संज्ञेय अपराध है। लेकिन अगर एक ही बार में दोनों हुए हैं तो वो संज्ञेय अपराध ही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है अपराध की जांच, क्राइम की जांच। देखिए, अपराध की जांच कभी भी दोषसिद्ध या बरी होने में समाप्त नहीं हो सकती। अपराध की जांच सिर्फ विचारण के लिए मामले का आधार बनती है। अपराध की जांच किए गए अपराध के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित है। मतलब अपराध की जो जांच होती है वो इसलिए नहीं होती कि उसको फांसी दे दी जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। उनका काम केवल जांच करके उनको बताना है, बाकी जो होगा वो भैया अदालत करेगी। आगे है जांच करने का अधिकार। देखिए, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार धारा 156 पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ या उसके बिना मामले की जांच शुरू करने का अधिकार देती है। वे ऐसे मामलों की जांच करने में सक्षम है जो उनके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संज्ञेय अपराधों के मामलों में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में एफआईआर दर्ज करनी होती है या और याचिका से उस पर हस्ताक्षर करवाना होता है। मतलब जिसके खिलाफ हुआ है उसके हस्ताक्षर, तभी जांच शुरू हो सकती है। एक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 190 द्वारा दी गई शक्ति के तहत संज्ञेय अपराध की जांच का आदेश भी दे सकता है। कहने का मतलब जांच की शुरुआत कहां से होती है, जब एफआईआर, जो याचिका जिसको हम कह रहे हैं, एफआईआर दी जाती है और जिसके साथ में हुआ है, जो प्रार्थी होता है, याची होता है, ठीक है, उसके सिग्नेचर के साथ में जो आपका थाना प्रभारी है उसको ये रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद में थाना प्रभारी, ठीक है, ऑर्डर देता है अपने जो भी ऑफिसर होते हैं उनको कि जाओ भी इस मामले की जांच करो। बिना एफआईआर के जांच नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे है अपराध की जानकारी। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। देखिए, यह जांच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी अपराधी घटित होने के बाद पीड़ित की जिम्मेदारी है कि वह नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना लिखित या मौखिक रूप से दे। यदि जानकारी पीड़ित द्वारा मौखिक रूप से दी गई है तो पुलिस को इसे लिखित रूप में काम करना होगा और पीड़ित से हस्ताक्षर करवाना होगा। इसके बाद पुलिस पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करेगी। साथ ही पीड़िता को एफआईआर की एक कॉपी भी मुफ्त दी जाएगी। ध्यान रखना, एक कॉपी मुफ्त दी जाएगी, ये आपका हक होता है। कहने का मतलब जब आप एफआईआर लेकर के जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में एफआईआर लिखेंगे या फिर आप अगर नहीं है लिखने में सक्षम तो आप पुलिस को बताएंगे, पुलिस अपने आप लिखेगी और उसके बाद में आपको बताएगी कि ये हमने लिखा है, क्या ये सही मानते हो? क्या बिल्कुल हाँ ऐसा ही हुआ है, तो जल्दी से इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। उसको एक्सेप्ट कर लेगी और उसकी कॉपी आपको दे देगी। ठीक है, चलिए आगे है जांच की चरण दर चरण प्रक्रिया। देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग। देखिए, सीआरपीसी की धारा 157 हमें प्रारंभिक जांच पद्धति प्रदान करती है। इसके अनुसार अपराध की सूचना मिलने के बाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मामले की जांच करने और इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने का अधिकार है, जो फिर मामले का संज्ञान लेगा।
पुलिस को सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थल पर जाना होगा और जरूरत पड़ने पर संदिग्ध को गिरफ्तार करना होगा। वे इस आधार पर देखिए संदिग्ध का मतलब ये जिसके ऊपर शक होगा, ठीक है, तो वे इस आधार पर जांच से इनकार भी कर सकते हैं कि मामले में कुछ गैर संज्ञेय अपराध शामिल हैं जिनकी जांच मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं की जा सकती। यदि जांच अधिकारी को जांच करने के लिए कोई उचित आधार नहीं मिलता है तो वह जांच करने के लिए बाध्य नहीं है और इसके कारणों की जानकारी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना। देखिए यहां पर हमने इस पैराग्राफ में ये जाना कि सीआरपीसी की 157 धारा 157 में प्रारंभिक जांच, ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है उसकी फर्स्ट इंक्वायरी होगी, उसके लिए पुलिस बाध्य है कि वो जांच करे। जांच करने के बाद में सबसे पहले वो ये पता लगाएगी, जब पता लगेगा उसको कि ये जो अपराध है वो संज्ञेय या असंज्ञेय। अगर संज्ञेय अपराध है तो ठीक है वो करेगी आगे, अगर लगता है कि असंज्ञेय अपराध है तो वो क्या करेगी, पुलिस के पास उसके मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, उनसे कहेगी सर ये अपराध जो है वो बहुत बड़ा अपराध है और इसकी जांच करने के लिए हम आदेश आप दोगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि अपराध ना संज्ञेय ना असंज्ञेय अपराध इतना बड़ा है ही नहीं, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है उसमें आगे कोई भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब जब उनको लगेगा ये संज्ञेय अपराध है, संगीन अपराध है, ठीक है, तो अब उसमें क्या कर मजिस्ट्रेट को वो उसकी रिपोर्ट भेजेंगे, या फिर अगर छोड़ भी देते हैं, मतलब कि वो कहेंगे कि ये तो सिर्फ ऐसा ही है, इसमें सर कुछ नहीं है, तो उसको छोड़ भी देंगे। ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट को जरूर बताएंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। उसके बाद पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान विभिन्न रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती हैं। इसका मकसद उन्हें जांच की स्थिति से अवगत कराना है। सीआरपीसी की धारा 157 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट को उन कारणों की जानकारी देने के लिए एक पुलिस रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है जिसके आधार पर अपराध होने का संदेह स्थापित होता है। इस प्रकार यह मजिस्ट्रेट को सूचित करता है कि पुलिस द्वारा विशेष मामले की जांच की जा रही है। एक बार जांच प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट उसे रोक नहीं सकता। इसलिए पुलिस रिपोर्ट भेजना महज एक औपचारिकता है। इस रिपोर्ट के अलावा धारा 173 के तहत जांच के अंत में एक अंतिम रिपोर्ट भी उसे भेजनी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि अब मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का आदेश देना। देखिए मजिस्ट्रेट के पास में एफआईआर पहुंच गई, उसके बाद में मजिस्ट्रेट क्या करता है कि सीआरपीसी की धारा 159 में मजिस्ट्रेट को धारा 157 के अनुसार भेजी गई रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी भी मामले की जांच का निर्देश देने या प्रारंभिक जांच करने का अधिकार देती है। उसके पास पुलिस को जांच शुरू करने का आदेश देने का अधिकार है। ठीक है, किस में आएगा 159 में, ठीक है 159 में आएगा, ध्यान रखना। ये तो 100 धारा है जिसके अंतर्गत उन्हें एफआईआर प्राप्त हुई थी मजिस्ट्रेट को। ठीक है, चलिए आगे साक्ष्यों की पहचान एवं उपस्थिति। उसके बाद में क्या होगा, साक्ष्यों की पहचान होगी और उसकी उपस्थिति होगी। देखिए अपराध की जांच करने और सभी आवश्यक सबूतों, संदिग्धों और गवाहों को ढूंढने के बाद पुलिस अधिकारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाने का अधिकार है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है। अपराध की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति गवाह हो सकता है और वे मामले में संबंधित सही और सच्चे तथ्य बताने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनके बयान मामले में बहुत मायने रखते हैं। गवाहों को पहचानने और संबोधित करने की शक्ति सीआरपीसी की धारा 160 के तहत ही निहित होती है। ठीक है, चलिए आगे है पुलिस द्वारा गवाहों की जांच करना। देखिए जो गवाह और सबूत उन्होंने देखे उनको इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में उसकी जांच करेंगे। सीआरपीसी की धारा 161 पुलिस को गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार देती है। जांच प्रक्रिया में गवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूछताछ के दौरान उन्हें पुलिस द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देना होगा। हालांकि वो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है जिनके उत्तर में उस पर आपराधिक आरोप या जुर्माना या जब्ती की प्रवृत्ति हो। ऐसे मामलों में व्यक्ति प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है। नैतिक रूप से व्यक्ति को मामले से संबंधित वास्तविक और सही तथ्य बताने चाहिए। परीक्षा के दौरान दिए गए बयानों को पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में लिखा जा सकता है, हालांकि यह एक अनिवार्य प्रावधान नहीं है और इस प्रकार यह निर्णय लेने के लिए निवेश अधिकारी पर निर्भर है। निवेश अधिकारी मतलब जांच अधिकारी, उस समय पर जो जांच इंस्पेक्टर होगा उसके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे है मजिस्ट्रेट द्वारा बयान या स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग करना। देखिए धारा 164 मजिस्ट्रेट को पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान या जांच या मुकदमा शुरू होने से पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार देती है। इस धारा के प्रयोजन के लिए यह महत्वहीन है कि मजिस्ट्रेट के पास मामलों में क्षेत्राधिकार है या नहीं है। अब मजिस्ट्रेट को व्यक्ति को यह सूचित करना आवश्यक है कि वे स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है
और इसका इस्तेमाल अदालत में उसके खिलाफ किया जा सकता है। अगर कोई कबूलनामा नहीं करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब स्वीकारोक्ति पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। देखिए यह मामला क्या है, ये मजिस्ट्रेट द्वारा बयान या स्वीकारोक्ति मतलब कि जो उस अपराध में शामिल एक्यूज्ड है ना, उनसे पूछा जाएगा कि देखो भाई ये सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं, क्या तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि ये जितना भी जो क्राइम है या फिर जो भी हुआ है वो तुमने किया है, क्या मानते हो? तो वो या तो कह सकते हैं कि हाँ किया है तो बताओ क्यों किया। ठीक है, तो अब वो जब बोलेंगे तो डीएम मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है डीएम भैया वो उनके बयान की रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि और इसके लिए ये नहीं है कि डीएम कहेगा ही कहेगा कि तू कर इस बात को क्योंकि तूने माना है, तूने किया है, ये सब सारे सबूत तेरे खिलाफ है तो नहीं, वो ये भी कह सकता नहीं है सारे सबूत झूठे हैं, मेरे खिलाफ है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वहां पर उसकी स्वीकारोक्ति मतलब कि जो अब उसका मतलब गवाह का अपने जो क्राइम है उसको मान सकता है कि हाँ मैंने किया है, या नहीं भी मान सकता। मानेगा तो रिकॉर्डिंग होगी, नहीं मानेगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके बाद में कोर्ट में ट्रायल चलता ही है। ठीक है, चलिए अब यहां से बात हो गई समझ में, आगे चलते हैं साक्ष्य की स्वीकार्यता। देखिए जो साक्ष्य होते हैं एक्सेप्टिंग ऑफ प्रूफ्स, देखिए धारा 164 के तहत दर्ज की गई स्वीकारोक्ति को उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसने स्वीकारोक्ति की है। यह अदालत पर निर्भर है कि वह साक्ष्य से संबंधित सभी कारकों को मापे और फिर उस पर विचार करे। यह निर्णय लेने के लिए यह उपयोगी है या नहीं, स्वीकारोक्ति को संपूर्ण रूप से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इट मीन्स कि अगर वो स्वीकार्यता ले लेता है कि हाँ जी ये सारा मैंने किया है और वो बता दे कैसे कैसे किया है, मैंने वहां से बंदूक खरीदी, फिर वहां पर उसके पीछे गया, फिर उसको मारा, तो वो सारी चीजें जो भी हैं उन सब मतलब बंदूक है और किसी व्यक्ति का उसने सहारा लिया है तो उसको सबको उसके मतलब कि सबूत के तौर पर दर्ज कर लिया जाता है। आगे संपत्ति जांच में महत्वपूर्ण किसी स्थल की जांच करना। देखिए सीआरपीसी की धारा 165 के तहत किसी भी स्थान या संपत्ति की तलाशी लेने की शक्ति पुलिस को दी गई है, ध्यान रखना। जांच करने वाला पुलिस अधिकारी या उसके आदेश के तहत कोई अधीनस्थ अधिकारी किसी भी स्थान या संपत्ति की तलाशी ले सकता है जिसका मामले में कोई हित हो। किसी स्थान की तलाशी के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सर्च वारंट की आवश्यकता होती है। यदि तलाशी ली जाने वाली जगह या संपत्ति भारत के क्षेत्र से बाहर स्थित है तो मजिस्ट्रेट पत्र लिखकर उस क्षेत्र के प्राधिकारी से उस स्थान की तलाशी की अनुमांग कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग, मकान, कोई भी स्थान जो है, ठीक है, फिजिकली तौर से उसकी जानकारी, उसकी जांच करना, ठीक है, वहां की तलाशी लेने पुलिस का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए पुलिस अधिकारियों को जिस सामग्री की वो खोज कर रहे हैं उसके साथ साथ खोज के लिए लिखित रूप में उचित कारण देना आवश्यक है। तलाशी पूरी होने के बाद उन्हें इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है ताकि वह संपत्ति के मालिक को इसकी सूचना दे सके। कहने का मतलब यह है कि पता चला पुलिस को कि इस घर में, ठीक है, ड्रग सप्लाई होते हैं कंपनी में, अब वो इस कंपनी या फर्म जो भी उस पर जाकर डीएम को बताएं, डीएम आदेश कर देगा हाँ जाओ जांच करो, वहां जाकर के जो भी मिलेगा भैया वो उसको बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को वहां कुछ मिला है या नहीं मिला है। चलिए आगे, ऐसे मामले जिनमें जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं हो सकती। देखिए जब कोई जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती तो धारा 167 मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान करती है। इस प्रावधान का लक्ष्य आरोपी को पुलिस की बर्बरता से बचाना और मजिस्ट्रेट को हिरासत जारी रखने, जांच में सहायता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देना और यह सुनिश्चित करना है कि बिना मुकदमे के कारावास न हो। यह स्थापित किया गया है कि आरोपी या गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यदि निम्नलिखित स्थितियां हों तो धारा 167 लागू की जाती है। मतलब कि देखिए पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो 24 घंटे ही अपने पास में रख सकते हैं। अगर 24 घंटे में उन्होंने आपके खिलाफ सबूत सारे इकट्ठे कर लिए तो भी आपको वो भेज देंगे आगे मजिस्ट्रेट के पास, और नहीं करते हैं तो भी आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजने पड़ेंगे या फिर आपको जमानत देनी पड़ेगी। अब आप जमानत नहीं दोगे तो वो जाकर के मजिस्ट्रेट की जमानत ले लेगा। ठीक है, जब तक प्रक्रिया चलेगी जांच की। आगे है कि धारा 167 क्या लागू करती है कि जब एक संदिग्ध को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अधिकारी द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है, ठीक है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिस पर शक है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस अधिकारी उसको क्या लेते हैं,
अपने अधिकार में रखते हैं। उसके बाद जांच में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है तो भी पुलिस को वो क्या करना है, उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजना है। उसके बाद आरोपी को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, सब इंस्पेक्टर स्तर से नीचे की जांच अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को स्थानांतरित किया जाता है वह आदेश दे सकता है कि 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यदि मजिस्ट्रेट के पास मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और उसे लगता है कि लगातार हिरासत में रखना अनुचित है तो आरोपी को उस मजिस्ट्रेट के पास जेल भेज दिया जाएगा जिसके पास अधिकार क्षेत्र। कहने का मतलब है कि जो 24 घंटे में भैया वो नहीं पूरी हुई, मतलब कि जांच पूरी नहीं हुई, नहीं पता लगाया गया कुछ भी, तो वो जांच अधूरी रह गई तो वो उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। अब मजिस्ट्रेट के पास आने के बाद मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि इसको जमानत दे दूं या फिर अगर ये बाहर चला गया तो हो सकता है सबूतों को मिटा दे, कुछ भी ऐसा कर दे तो इसको क्या कर दूं, जेल में भेज दूं। तो उसको 15 दिन कस्टडी का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं। आगे है कि यदि मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण और आधार है कि अभियुक्त तो हिरासत में रखना आवश्यक है तो वैसा कर सकते हैं। हालांकि किसी भी मामले में मजिस्ट्रेट इस अधिक समय तक हिरासत में रखने का आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए आगे है कि गंभीर अपराधों के लिए 10 साल से अधिक कारावास या आजीवन कारावास या मौत सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्राइम करके गया है तो भैया उसको 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। उसके बाद से 10 साल से कम कारावास की सजा वाले कम गंभीर मामलों के लिए हिरासत 30-60 दिनों से अधिक नहीं होती। कहने का मतलब है इनमें जमानत 90 दिनों से पहले नहीं मिल सकती और इनमें 60 दिनों से पहले जमानत नहीं मिल सकती। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए ये प्रोसीजर आपको जानना है जमानत वाला जो, तो उसके लिए हमारी जो इससे पहले की जो वीडियो है जमानती अपराध, उस वीडियो को देख लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए आगे है, व्यक्ति द्वारा आवश्यक समय हिरासत में बिताने के बाद यदि उसकी जमानत की व्यवस्था कर दी जाती है तो जमानत पर बाहर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि ये सभी जांच की शुरुआत के अंत तक के चरण हैं, लेकिन जांच के कुछ और अंतिम चरण भी होते हैं जो जांच के अंत में किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, जब जांच पूरी हो जाती है लगभग, मतलब कहने कंप्लीट नहीं कहेंगे, सॉरी, जब लगभग पूरी हो जाती है जांच तो उस समय पर क्या क्या होना होता है, क्या क्या किया जाता है। देखिए, यदि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस उसे सुरक्षा प्रदान करके रिहा कर सकती है, इस शर्त पर कि यदि आवश्यक हो तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पुलिस ने जमानत दे दी। उसके बाद मामले के संबंध में सभी आवश्यक तथ्य और सबूत इकट्ठा करने के बाद मामले को मजिस्ट्रेट को सौंपना। उसके बाद जांच के अंत तक पुलिस को अदालत में एक चालान या चार्जशीट पेश करनी होती है। ठीक है, देखिए, जब 24 घंटे हो जाते हैं और जांच पूरी नहीं होती तो उसका चालान करके उसे कहां भेज दिया जाता है, डीएम के यहां भेज दिया जाता है। अगर पूरी जांच प्रक्रिया हो जाती है तो चार्जशीट बना करके भेजी जाती है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया ना चालान और चार्जशीट का मतलब। ठीक है, और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद जिसमें जांच के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी होती है, इसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों पर अपराध का आरोप लगाया जाता है और फिर मुकदमा शुरू होता है। यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 173 के तहत उल्लेखित है, जो पुलिस अधिकारियों को अदालत के समक्ष जांच की आवश्यक सामग्री वाली एक चार्जशीट पेश करने का आदेश देता है। मतलब ये जो चालान है ना, ये तो केवल ये बताता है सर ये इस आरोप में हमने इसको पकड़ा है, आप देख लीजिए इसका क्या करना है। चार्जशीट का मतलब ये है कि ये आरोप इसने तब किया था, हमें ये सबूत मिले हैं और ये उसमें पाया गया है और इसने ऐसा ऐसा किया था और जो ये हुआ था। ठीक है, वो सारी जानकारी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऐतिहासिक निर्णय, देखिए यहां पर जो ऐतिहासिक निर्णय वो हमने लिए हैं कि क्या क्या है इससे रिलेटेड। देख, केजी अप्पुकुटन बनाम केरल राज्य कायर कंपनी 1989, इस मामले में न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि प्राथमिकता मतलब एफआईआर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और आगे के सबूतों से छेड़छाड़ से बचने और मजिस्ट्रेट को सूचित रखने के लिए समय पर मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए। और जब अदालत में कोई नोटिस या रिपोर्ट नहीं लाई जाती है तो यह माना जाता है कि अन्वेषण सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब अन्वेषण जो पहली बार में होता है ना सबसे पहले, वो सही नहीं हुआ है अगर ये चीजें एफआईआर जो है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से ना हो। ठीक है, चलिए दूसरा मामला है अर्जुन मारिक
बनाम बिहार राज्य 1994। देखिए, इस मामले में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया का एक अविभाज्य हिस्सा है। इसे तत्काल प्रस्ताव से भेजा जाएगा ताकि अनुमति देरी से बचा जा सके और ताकि रिपोर्ट सटीक हो सके। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने की जरूरत में दोहरी आवश्यकता है प्रणाली है। इसकी आवश्यकता है क्योंकि सबसे पहले कहानी के अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन में और सुधार को रोकने के लिए, और दूसरा मजिस्ट्रेट को प्रगति और अन्वेषण खराब की प्रक्रिया को देखने में सक्षम बनाता है। मतलब कि एफआईआर हुई, रजिस्टर, तुरंत उसके जो भी मामला है उसको तुरंत कहां लेकर जाना चाहिए, तुरंत अन्वेषण करने के बाद में, अन्वेषण ध्यान रखना, अन्वेषण, जांच नहीं, अन्वेषण, अन्वेषण करके तुरंत उसको किसके पास भेजा जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास, ताकि मजिस्ट्रेट को ये सब कुछ पता लग जाए और अगर उस पर आगे जांच करनी है तो उसके वहां से ऑर्डर मिले, देरी इस चीज में ना हो, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे है राजस्थान राज्य बनाम तेजा सिंह और अन्य 2001। देखिए, इस मामले में प्रभारी पुलिस ने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट में देरी के कारण के रूप में अदालत की छुट्टियां बताई। इसे पर्याप्त कारण नहीं माना गया और कहा कि छुट्टी देरी का आधार नहीं हो सकती क्योंकि कानून की आवश्यकता यह है कि प्राथमिकी बिना किसी बाधा और देरी के मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाए। कहने का मतलब है कि इस मामले में यह हुआ था कि एफआई होने के बाद 2-3 दिन लग गए थे, 3-4 दिन लग गए थे और मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंची नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा सर छुट्टी थी ना, इसलिए। देखिए, अष्टमी की छुट्टी, नवमी की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी थी तो हम चौथे दिन ही तो आते। उन्होंने कहा शट, ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कोई आधार नहीं है, तुम्हें रिपोर्ट देनी है। किसको देनी है भैया, डीएम को देनी पड़ेगी। इसीलिए तो कहते हैं सरकारी लोग वो छुट्टी पर होते हुए भी छुट्टी पर नहीं होते। चलिए आगे है एसएन शर्मा बनाम विपिन कुमार तिवारी और अन्य 1970। देखिए, इस मामले में यह माना गया था कि अदालत के पास अन्वेषण को रोकने और मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश देने की कोई शक्ति नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यायपालिका के कार्य पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है और अतिव्यापी ओवरलैपिंग नहीं है और इसे अन्य क्षेत्रों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया, अदालत के पास अन्वेषण को रोकने की वो नहीं होती, मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश देने की कोई शक्ति नहीं थी। ये कहा था कि भैया अदालत के पास में अन्वेषण को रोकने की और मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश की कोई शक्ति नहीं है। भैया वो नहीं रोक सकते, जांच होनी है तो होनी है, उसको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, चलिए आगे सवाई राम बनाम राजस्थान राज्य 1997 का केस। देखिए, इस मामले में यह माना गया था कि रिपोर्ट भेजने में केवल देरी अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का अधिकार नहीं देती, लेकिन रिपोर्ट देर से भेजने से यह संदेह पैदा होता है कि प्राथमिक विचार विमर्श का परिणाम है और इस तरह की अन्वेषण से किसी को न्याय नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर एफआईआर नहीं जाती है, मतलब सोचो 2 लोग होते हैं, एक तो वो जिसने क्राइम किया है, एक वो जिसके साथ में क्राइम हुआ है। तो अब पुलिस से वो जो जिसने क्राइम किया है, अपराधी जो है पुलिस से साठ-गांठ कर लेता है, अरे सर मामले को यहीं दबा लो, ये लो 50,000 रुपए। तो वो क्या कर देते हैं, वो मूर्ख लोग, मतलब कि अब क्या ही बोले उनके लिए, वो रिपोर्ट को डीएम के पास में नहीं भेजते हैं। ठीक है, कह देते हैं जी मामला यहीं रफा दफा कर लिया, ऐसा कुछ भी वो बहाना लगा देते। तो उसको यही कारण इसमें हुआ था। उन्होंने कहा था कि तुम रिपोर्ट को देर से भेजोगे तो इसका मतलब ये नहीं है तो मामले को दबा दोगे, दबाया नहीं जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे निष्कर्ष। देखिए, अब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जांच एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि यह सुनिश्चित करना कि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच ठीक से की जाए। पूरी प्रक्रिया को सारांशित करने के लिए हम कह सकते हैं कि जांच एफआईआर से शुरू होती है, उसके बाद अपराध की जगह की जांच, गवाहों और संदिग्धों की पहचान, यदि आवश्यक हो तो संदिग्ध की गिरफ्तारी, मतलब जिस पे शक हो, गवाहों की उपस्थिति और बयान दर्ज करना और स्वीकारोक्ति दर्ज करना, किसी संपत्ति या स्थान की खोज करना, केस डायरी का रखरखाव, न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत करना, इन सब के बाद मुकदमा चलता है। ठीक है, ध्यान रखना कितनी सारी चीजें, उनके बाद मुकदमा चलता है। तो पुलिस को पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान एक केस डायरी बनाए रखने की आवश्यकता होती है ताकि मजिस्ट्रेट जांच के प्रत्येक चरण से जुड़े समय और स्थान पर नजर रख सके। ये होती है जांच प्रक्रिया के पूरे प्रोसेसिंग। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया है। जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चाहते हैं। देखिए,
मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, जितने भी मेरे डियर लॉ एस्पायरेंट्स हैं, कि भैया ये जानकारी केवल आपके लिए ही नहीं है, आपके सब बहन भाई रिलेटिव सबके लिए है जो इस दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। उन सबको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप सबका उनको हक भी बनता है एज ए लॉ एस्पायरेंट कि आप उनको भी ये बता सकें कि जांच कैसे होती है। कभी उनके साथ में कोई अगर इस तरह की घटना घटे तो उनको पता रहे कि हाँ भाई इस कंडीशन में क्या होने वाला है और यहाँ पर हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को सब में आप शेयर करोगे और हमें आपका सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।